प्री पार्टीशन का जो आज का इवेंट है हमारा, वो है साइमन कमीशन। यहाँ पे हमने कौन सा पढ़ा था? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। ठीक है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल हमने कर लिया था। आज हमने पढ़ना है साइमन कमीशन। यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद क्या होता है इवेंट? उसके बाद दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के बाद होता है साइमन कमीशन। ये हुआ था 1927 में। बट ये साइमन इंडिया कब आया था, ये क्वेश्चन आता है। ये बताता हूँ, ये नीचे आएगा। इसका नाम था सर जॉन साइमन। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हिंदू मुस्लिम थे ये नारे लगा रहे थे, गो साइमन गो। ये क्यों कह रहे थे अभी आपको समझ आ जाएगा। इट was said in 1919 reforms that British would introduce new reforms every 10 years। ये 1919 में जो मोंटेगी चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमने पढ़े थे, उसमें ब्रिटिश ने ये वादा किया था कि हम हर 10 साल बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देंगे या कुछ रिफॉर्म्स देंगे, आपके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हर 10 साल बाद। तो 1919 में ये बात हुई थी। तो अभी जो रिफॉर्म्स आने थे वो आने थे 1929 को। कब आने थे? 10 साल बाद, 1929 को। तो इससे पहले इन्होंने एक कमीशन बनाई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन 1927 में। ठीक है। हेंस ब्रिटिश अपॉइंटेड कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे उसमें, टू गिव रिकमेंडेशन आफ्टर विजिटिंग एंड मीटिंग इंडियन पीपल फॉर कमिंग रिफॉर्म्स। अभी इस ब्रिटिश ने ये कमीशन क्यों बनाई थी? इन्होंने 7 मेंबर्स पे एक कमीशन बनाई थी जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। इसने इस कमीशन को ये टास्क दिया था कि आप जाके इंडिया को विजिट करेंगे, उनके लोगों से मिलेंगे। क्योंकि हम अगर जो है ना कांग्रेस से पूछते हैं तो वो सिर्फ हिंदूज के बारे में बताता है हमें। यह ब्रिटिश का कहना था कि अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो मुस्लिम्स की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाते हैं, वो जाके इंडियन पीपल्स के साथ मिलेगी और देखेगी कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें उनको मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। वो आके हमें रिकमेंडेशन देंगे और हम जो 1929 में जो हमारे रिफॉर्म्स देंगे उसमें वो चीज़ इंक्लूड करेंगे। इसको कहा जाता है साइमन कमीशन। कमीशन वाज नॉट इंक्लूडेड एनी सिंगल इंडियन। तो मेन इशू ये था कि मैं गो साइमन गो के नारे इसलिए लग रहे थे कि उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश थे। ब्रिटिश का इस पे क्या आर्ग्यूमेंट था? ब्रिटिश आर्ग्यू अबाउट द एक्सकल्शन ऑफ इंडियंस, that if 2 or 3 Indians were included, they did not represented the whole community, and if all communities member were included, then it would have been impossible for commission to function properly। ब्रिटिश का ये आर्ग्यूमेंट था कि अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो 2-3 को करेंगे। तो जो 2-3 है वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट तो नहीं करेंगे ना, सबकी बात नहीं करेंगे। अगर हम जो है ना सबको इस कमीशन में लेंगे, जो आपके मुतालबात हैं कि भाई कांग्रेस से भी होने चाहिए, मुस्लिम लीग से भी होने चाहिए, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम उसको फंक्शन प्रॉपरली करवा सकें। इवेंचुअली ये क्या होता है, कमीशन रीच्ड इन इंडिया एंड विजिटेड ट्वाइस इन 1928। ये एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आता है कि व्हेन साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया, ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें अबर ऊपर इवेंट जो था, ये कमीशन बनाई गई थी 1927 को। कब बनाई गई थी? 1927 को। बट इस कमीशन ने इंडिया को विजिट किया था, ये आपने याद रखना है, 1928 को। ठीक है। और मंथ भी बता देता हूं, मंथ था फरवरी का। कौन सा मंथ था? फरवरी का मंथ था। मतलब ये दिसंबर 1927 में कमीशन या नवंबर में बनाई गई थी साइमन कमीशन। इसको जब इंडिया भेजा गया था तो ये साल चेंज हो गया था, 1928 हो गया था। तो एमसीक्यूज में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही आपको जो बुक्स वगैरह होते हैं ओल्ड, उसमें 1927 मिलेगा। बट जब पूछा जाए कि साइमन व्हेन साइमन कमीशन रीच्ड इंडिया, तो आपने 1928 करना है। तो ये फरवरी का मंथ था। तो ये साल की शुरुआत थी। बनाई 27 को गई थी बट इसने इंडिया विजिट किया था 1928 को। तो साइमन कमीशन इन इंडियंस का क्या रिएक्शन था? इंडियंस दोनों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस कलेक्टिवली अपोज्ड साइमन कमीशन एंड ऑब्जर्व्ड प्रोटेस्ट वाइल इट्स अराइवल इन सब कॉन्टिनेंट। जैसे वो कमीशन इंडिया पहुंची थी
तो दोनों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। Indian showed full opposition before commission when it reached and slogans were chanted go Simon go। ये जो आप ऊपर बैनर देख रहे थे झंडे लेके ये खड़े हुए थे, ये कौन से जैसे ये कमीशन पहुंची थी तो इन्होंने ये नारे लगाने स्लोगन्स यूज किए गो साइमन गो। However, some Indians also favored that commission, arguing that it would only prepare recommendation for coming reforms, and if Indians boycott it would damage their interest। तो कुछ जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इतने प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये कोई कमीशन बन नहीं रही, ये सिर्फ रिकमेंडेशन लेने आई है, आप लोगों के मसले सुनने आई है। जो है ना, आप अगर इसका बायकॉट करेंगे तो ये आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है ना। कल वो आपको अपने रिफॉर्म्स देगा ही नहीं, आप क्या करेंगे। तो आप ऐसा ना करें, उनको लोगों से मिलने दें, उनके जो इश्यूज हैं वो खुद ये रिकमेंडेशन लेके ब्रिटिश के पास जाएंगे तो 29 में हमें कुछ रिफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो कुछ इंडियंस का ये ख्याल था, बाकी तकरीबन इसको अपोज कर रहे थे, ये नारे लगा रहे थे गो साइमन को। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी डिवाइड थी दो सेक्शंस में। शफी ग्रुप जो था, जो पर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में टूट गई थी ना मुस्लिम लीग, आपको बताया था, एक था शफी ग्रुप, एक जिना ग्रुप बन गया था। शफी ग्रुप ने इसको सपोर्ट किया साइमन कमीशन को कि ठीक है साइमन कमीशन आनी चाहिए। जिना क्योंकि इसकी उनके साथ अच्छी थी दूसरे इंडियंस के साथ, तो इसने स्ट्रांगली अपोज किया इसको। ठीक है। तो साइमन कमीशन क्या थी रिपोर्ट फाइनली, ये विजिट करके गए थे साइमन कमीशन पब्लिश्ड, गुस्से में वापस आए थे। इट्स रिपोर्ट इन 1930 विच सेड डायरकी सिस्टम शुड बी अबोलिश्ड। अभी ये इन्होंने इतने प्रोटेस्ट देखे, इतनी चीजें देखी तो ये बहुत गुस्सा हो गए थे। तो डायरकी सिस्टम आपको बताया था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1919 में। 1919 में जो मोंटागी चैमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उसमें यह सिस्टम लॉन्च करवाया गया था, जिसमें सूबों से दो अलग अलग पावर्स को दो चीजों में दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया था डायर की सिस्टम में। तो इसने आके ये रिपोर्ट जमा कराई कि भाई पहले तो इसको खत्म करें। ठीक है। एंड abolished all department should be handed over to the ministers and the power of central government and provincial government should be reduced। जो ये जो कुछ इंडियंस कह रहे थे ना कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगी जो आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो देखें ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास जो पावर थे, इन्होंने कहा उनको भी खत्म करें। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एक ही पावर होगा ऊपर। द राइट टू वोट शुड बी एक्सटेंडेड टू मोर पीपल। ठीक है। एन एक्सपर्ट कमेटी शुड बी अपॉइंटेड रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई। इन्होंने ये बात कही कि भाई सिंध को बम्बई से करेंगे बट उसके लिए एक कमेटी बनाएंगे। सही है। मुस्लिम डिमांडेड फॉर इक्वल स्टेटस सरहद और बलूचिस्तान, इसको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, कहा कि कुछ भी नहीं है, इसमें हम रिफॉर्म्स नहीं देंगे। इंडियंस इंक्लूडिंग ऑल कम्युनिटीज स्ट्रांगली रिजेक्टेड दिस रिपोर्ट। तो सब ने मिलके इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे किसी को फायदा हुआ ही नहीं इंडियन में। जो चीजें पहले दी गई थी उसको भी साइमन कमीशन ने खत्म करवा दिया। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश कहता है चलो आप अपनी रिपोर्ट बनाओ। ठीक है। क्या कहता है, आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, नेहरू को कहता है। तो नेहरू एक रिपोर्ट बनाता है जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, 1928 में। ये हम फिर नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। फिर नेहरू रिपोर्ट में कुछ इश्यूज होते हैं, फिर अपनी 29 में कायदे आजम कहता है कि भाई क्यों, मैं भी इंटेलेक्चुअल बंदा हूं, अब मैं अपनी 14 पॉइंट्स दूंगा। अभी देखो आपको इवेंट्स वाइज चीजें समझ आ रही होंगी कि ये क्यों हो रहे थे इवेंट्स। तो आपको इनका बैकग्राउंड पता चलता जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी, क्योंकि साइमन कमीशन में कुछ चीजें मिली ही नहीं थी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसको रिजेक्ट किया। तो फिर इन्होंने इन पे एम्फेसाइज किया कि भाई आप रिपोर्ट बनाओ। तो नेहरू बनाता है। नेहरू अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक। तो नेहरू कुछ चीजों को निगलेक्ट करता है जिसमें मुस्लिम के इंटरेस्ट को फायदा नहीं होता है। फिर मुस्लिम उस पे रिजेक्शन का जो है ना आर्ग्यूमेंट शो करते हैं। फिर कायदे आजम अपनी 14 पॉइंट्स देते हैं। सही हो गया। इस तरीके से इवेंट्स आ रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में, जो आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये साइमन कमीशन थी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। वन लाइनर्स पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज 10 मिनट में करके क्लास को खत्म करते। ये सारी चीजें की हुई थी। हल डेजर्ट भी बता दिया था, नवाब सलीमुल्लाह खान। कारगिल भी पढ़ लिया था।
एरिया भी बता दिए थे। 77 तक किया था मस्जिद मोहम्मद खान जमरूद फोर्ट। ठीक है, यहां तक किए थे। नेक्स्ट आज करते हैं क्वेश्चंस, पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज। पिशावर को कहा जाता है सिटी ऑफ फ्लावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला भी, कि सिटी ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? पिशावर को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है इन दोनों को? तो ये होता है हिंदू कश माउंटेन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज, हिंदू कश माउंटेन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करता है। एरिया ऑफ सिंध ये मैंने आपको बता दिया था, 140 में आपने याद रखना है 140। तो उससे 149,114 स्क्वायर किलोमीटर ये ओवरऑल एरिया है सिंध का, बट 140 आपने कीवर्ड याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। मंचर लेक इज सिचुएटेड इन कहाँ पे? जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में मंचर लेक द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सॉरी सब कॉन्टिनेंट पूरे में, पाकिस्तान की भी पूरे सब कॉन्टिनेंट की भी फ्रेश वाटर लेक कहलाती है ये मंचर लेक। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आती है ये। तो ये एमसीक्यूज भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंध प्रोवेंशनल म्यूजियम इज लोकेटेड इन, ये वेरी है, इसमें काफी लोग कराची करते हैं, ये काफी दफा एसपीएससी में आया है। सिंध प्रोवेंशनल म्यूजियम जो है ये हैदराबाद में है। ये आपने याद रखना है। सिंध में हाउ मेनी बिराजीज आर देयर इन सिंध? सिंध में 3 बिराजीज हैं, तीनों के मैंने पहले भी नाम बताए, जो है ना सक्खर बैराज, कोटड़ी बैराज एंड गुड्डू बैराज। ये 3 बिराजे सिंध में मौजूद हैं। ठीक है, ओवरऑल सिंधु दरिया पे इंडस रिवर पे 6 बिराजेज हैं, 3 सिंध में 3 पंजाब में। ठीक हो गया। तो अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, हाउ मेनी बिराजेज आर देयर इन सिंध? 3। द थर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एसपीएससी में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कि थर डिजर्ट को और क्या कहा जाता है? ठीक है, जो थर डिजर्ट है यहाँ पे थर थरपारकर वाले एरिया में आता है, तो इसको कहा जाता है फ्रेंडली डिजर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। ठीक है, फ्रेंडली डिजर्ट जो है इसको थर डिजर्ट को कहा जाता है, जो यहाँ सिंध में मौजूद। द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज सिचुएटेड इन, काफी दफा ये भी एसपीएससी में आया है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक तो इनकी जो है ना रोजा मुबारक कहाँ पे पूछा जाता है? सेवन शरीफ या सेवन शरीफ, ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आता है ये भी। सेवन शरीफ इसको कहा जाता है जहाँ पे लाल शहबाज कलंदर की मजार है। दूसरा, इसका असल नाम भी एसपीएससी में काफी दफा आया है, उसका नाम आप सबको पता होगा, हजरत ओस्मान मरवंदी। ठीक है, हजरत ओस्मान मरबंदी। ठीक है, तो ये नाम भी आपने लाल शहबाज कलंदर का याद रखना है, असल नेम ओस्मान मरबंदी। ठीक है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द सब कॉन्टिनेंट ऊपर बता दिया था, मंचर लेक। मोहनजोदड़ो मीन्स, ये कल भी क्वेश्चन दिखाया था आपको, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेट। ठीक है, तो ये भी आ चुका है। मोहनजोदड़ो इज 4,000 ईयर्स ओल्ड सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, जो इंडस तहजीब है हमारी, उससे जो है ना उसमें ये आता है मोहनजोदड़ो इन हराप्पा। मोहनजोदड़ो इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ इंडस इन अपर सिंध, ये अपर सिंध में आता है। ठीक, लाड़काना वाली साइड में। द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज लोकेटेड इन भिट शाह। ठीक है, भिट शाह भी आपने देखा होगा तो वहां पे, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट आपको पता हो, मटियारी। ठीक है, अच्छा, श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? मटियारी में आती है। और दूसरा क्वेश्चन, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ये सिंधी पोएट थे। शाह जो रिसालो, एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, शाह जो रिसालो इन्होंने लिखा था। और इसकी जो मज़ार है, श्राइन है, ये क्वेश्चन आता है किसने बनवाई थी? ये कलोड़ा जो रिजीम थी, या कलोड़ा का जो दौर था कलोड़ों का, उसमें बनी थी, गुलाम शाह कलोड़ो ने बनवाई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भिटाई किसने बनवाई थी? गुलाम शाह कलोड़ो ने। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू से आपको पता हो, कलोड़ो।
जिसको फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है। हैदराबाद को भी इन्होंने बनाया था, पक्का किला कच्चा किला। वुड सिटी ऑफ सिंध इज पॉपुलर फॉर वुड वर्क या वुड वर्क इंडस्ट्रीज वगैरह, जिनसे हाथों से काम किया जाता है, हाला में किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मलाखड़ा इज ट्रेडिशनल गेम ऑफ किसकी गेम है? सिंध की गेम है मलाखड़ा। द श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी इज लोकेटेड इन, ये आप सबको ये भी पता होगा, कराची। सही है, तो ये कराची में मौजूद है। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची था। सही है, पहला कैपिटल पाकिस्तान का कराची था। हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की कौन सी है? K2। ठीक है, K2 दुनिया में सेकंड नंबर पे। काफी दफा एमसीक्यूज बताए, अगर पाकिस्तान में हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो K2 है। ठीक है, K2 कराक्रम रेंजेस में आता है, माउंटेन रेंजेस में कराक्रम। K2 पीक इज द हाईएस्ट व सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये बता दिया। K2 इज ऑल्सो नोन इज कॉल्ड गुडविन आस्टिन, ये K2 का दूसरा नाम है, गुडविन आस्टिन। ठीक है? किस माउंटेन रेंजेस में आता है? क्राकरम रेंजेस में आता है। नागा पर्वत, इसको कहा जाता है किल्लर माउंटेन। ये भी एमसीक्यूज बताया हुआ है ऑलरेडी, किल्लर माउंटेन। ठीक है, किल्लर माउंटेन। और ये किस माउंटेन रेंजेस में आता है? हिमालयाज में आता है ये वाला। चाइना और पाकिस्तान को कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करती है? जैसे हिंदू कुश आपको बताया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो चाइना और पाकिस्तान को कराकरम रेंज करती है। ये वही क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदू कुश रेंज। नागा पर्वत जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये दुनिया में 9th नंबर पे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, 8,126 मीटर है इसकी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। हाउ मेनी पीक्स अबोव 8,000 मीटर आर फाउंड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कौन सी माउंटेन की इतनी पीक्स हैं जो 8,000 मीटर से ज्यादा है हाइट उनकी? तो वो पांच हैं टोटल। ठीक है, पांच हैं पाकिस्तान में ऐसी माउंटेन पीक्स जिनकी जो हाइट है वो 8,000 मीटर से भी ज्यादा है। सही है? तो ये आपने याद रखना, ओवरऑल पांच पाकिस्तान में मौजूद है। हाईएस्ट ग्लेशियर जो है ना, सेकंड हाईएस्ट ग्लेशियर दुनिया में पाकिस्तान में, फर्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर स्कर्दू में। किलर माउंटेन किसको कहा जाता है? नागा पर्वत को कहा जाता है, ऊपर बता दिया। तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के। आई होप के समझ आए होंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे।